हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। और आज आपको बताने वाला हूं जो हमारे क्लास 12th के बच्चे हैं, जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, जिनके मन में कई सारे सवाल और कई सारी टेंशन बनी हुई है, आज उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है ये वीडियो। कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, तो उसका रीज़न बताने वाला हूँ। आज मैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ख़त्म कराने वाला हूँ और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ अगर बने रहे तो वादा है मेरा, आप कोशिश करना भूलने नहीं देंगे, ये भरोसा है मेरा। और खुद पे तो है ही, लेकिन शायद आप पे भी भरोसा है। जब मैंने कह दिया तो शायद मेरी बात को मानेंगे, सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि एक कहीं कोने में जाके लगातार मेरी बातों को सुनेंगे और कोशिश करेंगे साथ साथ बोलने की। जब जिस काम की कहा जाए वो करेंगे। तो एक अच्छी ऊर्जा के साथ हमने सोच लिया है कि आज हमको ये चैप्टर की थ्योरी पूरी खत्म करनी है, तो वादा है मेरा आज मैं खत्म करा के रहूँगा। चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट करूँगा मैं सॉल्यूशन चैप्टर बिलियन से। तो सब लोग जानते होंगे ये बिलियन होता क्या है। इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, आवाज़ आ रही है उधर से, सॉल्यूशन इसे कहा जाता है। तो सॉल्यूशन में छुपा हुआ है एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट विलय कहा जाएगा और सॉल्वेंट विलायक कहा जाएगा। जब विलय और विलायक दोनों आपस में मिलेंगे वो हमारा बिलियन का काम करेगा। कि भैया एग्जाम्पल बताओ तो शायद ज़्यादा आसानी रहेगी समझने के लिए। बहुत पुराना और बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है कि जब हम शरबत बनाते हैं तो हमको चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, साथ में पानी चाहिए। इन दोनों को मिला देंगे। अगर मिला देंगे अच्छे से घुलने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए रख दो, और एक में हम पानी में नमक डाल दिया, उसको भी घोल के रख दो। कोई अगर थर्ड पर्सन को बुलाएंगे कि भैया इनमें पहचानो नमक किसमें है, इसमें या इसमें, ठीक है, तो आप आंखों से नहीं बता सकते हैं कि इसमें नमक है या फिर इसमें। तो मैं बिलियन की परिभाषा यहाँ से बनाने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, मैंने दो पदार्थ लिए थे तो वही दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। समांगी क्यों कहा गया? उनके अंग समान थे, एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल सकते हैं, उनको हम आसानी से भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो मानता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मेरे साथ फिर भी बोलोगे, मैं याद कराऊंगा आपको, ये वादा किया था मैंने, और तुम भूलने की कोशिश करना। और मैं जिद बना ली है, मैं याद करा के रहूँगा। तो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। तो कितने पदार्थों का? तो आंसर आने लगा है, अंदर से आवाज आ रही है आपकी। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। क्या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। कोई दिक्कत हमें इसमें नहीं होने वाली है। हमने बिलियन की परिभाषा को जान लिया। अगला टॉपिक मैं लेता हूँ। हमारा टॉपिक रहेगा ये मोलरता क्या होती है, ये मोललता क्या होती है, और ये नॉर्मलता क्या होती है। फॉर्मलता हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम केवल याद करने वाले हैं मोलरता को। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मोलरता होगी उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करने वाले हैं, और मोललता होगी उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करने वाले हैं। नॉर्मलता की बात कर लेते हैं तो नॉर्मलता को डिनोट करेंगे हम एन से। तो ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसे करके मैंने 1 लीटर ले लिया, है ना, 1 लीटर ले लिया, कोई भी बर्तन ले लीजिए। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। इसकी जगह पे याद रखना, 1 किलोग्राम विलायक में, क्या कहा मैंने, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाएगा? मोलरता। अगर 1 लीटर विलियन लेंगे तो यहाँ पे मोलरता है। अगर 1 किलोग्राम विलायक लिया जाएगा वहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त? वहाँ पे मोलरता होगी। दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे, 1 लीटर बिलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, और दूसरा 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। ठीक है, अच्छे से हमने याद कर लिया कि भैया नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर बिलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, जो विलय के ग्राम तुल्यांक होंगे उनको हम क्या कहेंगे? नॉर्मलता कहेंगे।
तीनों की परिभाषा को अच्छे से जान लिया है हमने। आगे सबसे पहले पढ़ा हमने विलयन किसे कहते हैं, दूसरा पढ़ा हमने मोलरता किसे कहते हैं, फिर पढ़ा हमने मोललता किसे कहते हैं, अब पढ़ लिया हमने नॉर्मलता किसे कहते हैं। इसके बाद दो नियम आते हैं, एक होता है हेनरी का नियम और दूसरा होता है राल्ट का नियम। तो मेरे दोस्त हम सबसे पढ़ेंगे इसके बाद हेनरी का नियम किसे कहते हैं। हेनरी ने क्या चीज़ बताई थी, तो हेनरी जी ने ये कहा था कि अगर हम किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ा देंगे, अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी अर्थात विलयता खुद अपने आप बढ़ने लगेगी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक बार दिमाग से सोचिए, ये हमने कहीं देख रखा है प्रैक्टिकल। प्रेशर कुकर का जितना प्रेशर उसका बढ़ाया जाएगा, दाब बढ़ाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, हमें आसानी से याद हो चुका है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलयता, मेरे साथ साथ बोले, किसी गैस की द्रव्य विलयता दाब के समानुपाती होती है। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होगा तो इसको कहा जाएगा m इक्वल टू kp। m इक्वल टू kp, m इक्वल टू kp, ये क्या है, हेनरी का लॉ है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं और एप्लीकेशन भी होते हैं, जैसे कि दाब बहुत अधिक न हो, ताप बहुत कम न हो, है ना, ऐसे करके इसकी सीमाएं होती हैं। ये इन पर काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, कहाँ पे यूज़ करा जाता है। जैसे एक सबसे विकसित इसका एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा सब लोग जानते होंगे, कोल्ड ड्रिंक हम अक्सर पीते रहते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को ऐसे करके खोला जाता है तो उसमें आवाज़ निकलती है और प्रेशर के साथ निकलेगा, जो भी गैस निकलेगी, है ना, कार्बोनिल एसिड जो भी होता है उसमें। तो बताना चाहता हूँ, उसमें प्रेशर के साथ उसको मिलाया जाता है जिससे सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक में इन गैसों का मिलना ही हमारा किस पर निर्भर करता है, तो आंसर देंगे ये हेनरी के नियम पर। दूसरा बात कर लेते हैं, जो भी पर्वतारोही होते हैं, जैसे चढ़ाई करते हैं पर्वतों पर, तो वो तो गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं और उन गैस सिलेंडर में वो जो भी ऑक्सीजन गैस भरी जाती है वो इन्हीं पर आधारित होती है। ठीक है कि नहीं। और जो इंडेन गैस हो गई और भी HP गैस हो गई, कई सारी गैस जो यूज हो रही हैं हमारे गैस सिलेंडर में, जो भी हम यूज करते हैं रसोई घर में, तो उनमें जो गैस भरी जा रही है प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, उसका मिक्सर जो लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए अधिक प्रेशर ही दिया जाता है। हमने हेनरी के नियम को पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करा देते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलयता, किसी गैस की द्रव्य में विलयता मतलब उसकी घुलनशीलता इस पर डिपेंड कर रही है, तो दाब पर डिपेंड करती है, m इक्वल टू kp। इस तरह से हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया है हेनरी का नियम। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं, एक नया टॉपिक है हमारा, राल्ट का नियम किसे कहा जाता है। तो राल्ट के नियम की बहुत आसानी से परिभाषा जान लेंगे। राल्ट का नियम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी अवाष्पशील द्रव की बात कर रहे हैं, है ना, किसी अवाष्पशील का वाष्प दाब उसके मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। कि भैया ये मूल प्रवाह क्या है, मूल प्रवाह के न्यूमेरिकल आते हैं और मूल प्रवाह होता क्या है, मूल फ्रैक्शन भी इसे कहा जा सकता है। तो कोई सॉल्यूशन है, उसमें 3 सब्सटेंस मिलाए गए हैं, अवयवी घटक हैं हमारे 3, A, B और C। A के मूल निकाल सकते हैं, B के मूल निकाल सकते हैं, जो C है उसके भी मूल निकाल सकते हैं। मुझे मूल प्रवाह निकालना है A का, तो इसकी परिभाषा यहाँ से बनेगी फॉर्मूले के माध्यम से, A के मूल अपॉन कुल मूल, ये उसका मूल प्रवाह कहा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे वाले के B के मूलों की संख्या अपॉन कुल मूलों की संख्या, ये हमारे B के होंगे। तीसरी बात कर लेते हैं C के मूल अपॉन कुल मूलों की संख्या। इस तरह से हमने जान लिया ये हमारा मूल प्रवाह होता है। सर इसमें एक परासरण के बारे में सुना था जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है, उसी से बनेगा परासरण दाब। ये ऑस्मोसिस क्या होता है, आजकल हम यूज़ करते हैं RO का पानी पी रहे हैं सब लोग, तो RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस होता है, परासरण होता है, उसका विपरीत जो काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, प्रतिपरासरण के नाम से जाना जाएगा। तो ऑस्मोसिस होता क्या है, ध्यान से सुनना, कि कम सांद्रता से, कम कंसंट्रेशन है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का स्वतः प्रवाह
हमारा ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसका उल्टा करेंगे हम विसरण के बारे में। डिफ्यूजन होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह जो होगा वो हमारा विसरण होगा। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली है ना वो नहीं पाई जाएगी, लेकिन परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। ये हमने बहुत अच्छे से आंसर जान लिए परासरण किसे कहा जाता है। अच्छा भैया, एक परासरण दाब भी सुना था, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सुना था हमने। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगने वाला न्यूनतम दाब, बोलिए मेरे साथ, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगने वाला वह न्यूनतम दाब क्या कहा जाएगा? इसी को हम परासरण दाब कहेंगे। पाई से डिनोट किया जाता है, कुछ किताबों में इसको पी से भी डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू CRT है ना, P इक्वल टू CRT। C कंसंट्रेशन होती है, R क्या है? गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? टेम्परेचर है। इसके न्यूमेरिकल आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। एक होते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एक होता है हिमांक में अवनवन। इनके न्यूमेरिकल आते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को अगर बात की जाए तो डेल्टा टीवी से डिनोट किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। क्या होता है? KF इंटू मोललता बोल देना है, ठीक है कि नहीं, ठीक। और एक होता है हमारा हिमांक में अवनवन, ठीक। इनको हमने जान लिया अच्छे से। अब बात करते हैं कि भैया न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, कौन कौन से टॉपिक पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोलरता, मोललता, इनके फॉर्मूले देख के जाने हैं अच्छे से। इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनवन, इसको बहुत आसानी से पढ़ेंगे और इसके सवाल भी आते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। और मैं एक बार टॉपिक देख लेता हूँ और कोई थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। एक हमने अभी जाना था परासरण के बारे में, उसका उल्टा होता है प्रतिपरासरण, आरोप, है ना। इसको बता देते हैं। जो परासरण की क्रिया चल रही होती है ना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो प्रवाह हो रहा है वो परासरण है। अगर हम अपनी तरफ से प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये उल्टा काम करने लगेगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहने लगेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा, ये होगा हमारा परिभाषा किसकी? प्रतिपरासरण की। भैया कोई ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम रात को किशमिश या फिर चने या फिर मूंग की दाल रात को रख दिए जाते हैं पानी में भिगोते हुए, तो सुबह सुबह ये फूल जाते हैं। ये हमारा क्या है? परासरण है। अगर इसकी जगह उसी पानी में नमक का पानी बना दिया जाए तो ये फूलेंगे नहीं, ये थोड़ा पहले से सिकुड़ जाएंगे। किशमिश को चेक करके देखना आप। तो ये उल्टा होगा हमारा परासरण का। क्या होगा परासरण का उल्टा? प्रतिपरासरण, ठीक है। समपरासी विलयन किसे कहा जाता है? तो आंसर देना है समपरासी विलयन का, कि एक ऐसा विलयन जिसमें प्रत्येक बिंदु पर परासरण दाब का समान मान हो। एक ऐसा विलयन जिसमें परासरण दाब का मान समान होगा, वहां पे समपरासी विलयन कहा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, है ना, उनको और पढ़ लेते हैं। वान टाफ गुणांक और बचा हुआ है। वान टाफ गुणांक किससे डिनोट करेंगे? तो मेरे दोस्त इसको I से डिनोट किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है मैं बताना चाहता हूँ आपको। विलयन के प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म को ऊपर रखा जाएगा, ठीक है, और जो वास्तविक मान है उसको नीचे रखा जाएगा। इन दोनों का अनुपात ही हमारा वान टाफ गुणांक कहलाएगा। इसके न्यूमेरिकल की वीडियो है, मैं अपने हाथ से NCERT के एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा यहीं इसी वीडियो पे, तो लगातार बने रहिएगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। विलयन किसे कहते हैं? तो हम बोलने वाले हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था मोलरता, तो 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगर 1 किलोग्राम विलायक की बात करेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नॉर्मलता की बात कर लेते हैं तो आप कहोगे कि 1 लीटर विलयन में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। लास्ट बचा था, इसमें नियम के बारे में बात कर लेते हैं। राउल्ट का नियम, M इक्वल टू क्या होता है? Kp होता है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलयता दाब के समानुपाती होती है। एक था राउल्ट का नियम था, है ना। तो वाष्प दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? मोल फ्रैक्शन के, मोल प्रवाह के। उसे मोल
भिन्न भी कहा जा सकता है। ये मूल प्रवास क्या होता था? तो एक ही मूलों की संख्या अपॉन कुल मूलों की संख्या, ये मूल प्रवास हुआ करता था। और अभी हमने जाना थोड़ी देर पहले RO रिवर्स ऑस्मोसिस। तो कैसे करके बनता है रिवर्स ऑस्मोसिस? तो अधिक प्रेशर दिया जाता है, जब परासरण की क्रिया चल रही हो तो ये उल्टा होने लगता है। क्या उल्टा होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बनने लगेगा। इसको प्रतिपरासरण के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।